यह उन दिनों की बात है जब गांव में सब कुछ था, सुकून था, भाईचारा था और थोड़ी बहुत नादानियां भी थीं। लेकिन एक चीज की भारी कमी हो गई थी, लोगों की दिलचस्पी। खासकर जुमे, शुक्रवार के दिन मस्जिद में होने वाले उपदेशों में। गांव के मौलवी साहब, जिनका नाम इमामुद्दीन था, एक नेक और विद्वान व्यक्ति थे। वह घंटों तैयारी करके आते, कुरान और हदीस से गहरी गहरी बातें बताते, लेकिन लोगों का हाल कुछ और ही था। कोई ऊँघ रहा होता, किसी का ध्यान बाहर खेलते बच्चों पर होता, तो कोई मन ही मन अपनी दुकान के हिसाब किताब में डूबा रहता। उपदेश खत्म होते ही लोग ऐसे भागते जैसे जेल से छूटे हों। एक दिन गांव के मुखिया चौधरी रहमत अली ने इमामुद्दीन साहब को बहुत उदास देखा। क्या बात है मौलवी साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हैं? चौधरी ने पूछा। इमामुद्दीन साहब ने एक ठंडी आह भरी। चौधरी साहब, मैं क्या कहूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोगों को दीन की बातें सिखाना चाहता हूँ, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा लगता है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। मेरे लफ्ज उनके एक कान से घुसते हैं और दूसरे से निकल जाते हैं। चौधरी साहब ने भी इस बात पर गौर किया था। यह एक गंभीर समस्या थी। उन्होंने गांव के कुछ समझदार लोगों की एक छोटी सी पंचायत बुलाई। पंचायत में इस बात पर घंटों चर्चा हुई। एक बुजुर्ग ने कहा, मौलवी साहब की बातों में वजन है, पर अंदाज थोड़ा पुराना है। आजकल के लोगों को कुछ नया चाहिए। एक नौजवान बोला, बातें बहुत भारी होती हैं, सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। कुछ आसान और मजेदार होना चाहिए। तभी कोने में बैठे एक चालाक आदमी, जिसका नाम बशीर था, मुस्कुराया। मेरे पास एक तरकीब है, उसने कहा। क्यों न इस बार जुमे का उपदेश देने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए। यह सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ कई आवाजें गूंजीं। मुल्ला नसीरुद्दीन, वो जो अपने गधे से बातें करता है, वो जो पेड़ की डाल पर बैठकर उसी को काटता है। अरे वो तो खुद ही एक पहेली है, वो क्या किसी को समझाएगा? चौधरी साहब भी उलझन में पड़ गए। मुल्ला को बुलाना एक बड़ा जोखिम था। वह या तो सब कुछ बना सकता था, या फिर ऐसा बिगाड़ सकता था कि गांव में हंसी का पात्र बन जाए। लेकिन बशीर अपनी बात पर अड़ा रहा। सोचिए तो सही, उसने कहा। कम से यह देखने के लिए तो सब आएंगे कि मुल्ला आज क्या गुल खिलाने वाला है। मस्जिद पूरी भर जाएगी। और क्या पता, अपनी ऊटपटांग बातों में ही वह कोई काम की बात कह जाए। बात में दम तो था। हताशा में इंसान अजीब फैसले ले ही लेता है। बहुत सोचने विचारने के बाद यह तय हुआ कि अगले जुमे को मुल्ला नसीरुद्दीन ही उपदेश देंगे। चौधरी साहब का दिल धक धक कर रहा था जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे। मुल्ला अपने आंगन में आराम से लेटे हुए थे और अपने गधे को दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल समझा रहे थे। यह बताओ, जब हम सोते हैं तो समय कहाँ चला जाता है? चौधरी साहब ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। मुल्ला जी, सलाम। मुल्ला उठकर बैठ गए। अरे चौधरी साहब, आप आइए आइए। आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। आपने इस गरीब के घर को कैसे याद किया? चौधरी साहब ने झिझकते हुए पूरी बात बताई। कैसे लोग उपदेशों से ऊब चुके हैं और कैसे गांव वालों ने यह फैसला किया है कि इस बार आप लोगों को संबोधित करें। मुल्ला ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक शरारती चमक तैर गई। वह कुछ देर खामोश रहे, अपनी दाढ़ी खुजलाते रहे, फिर बोले, हम मामला तो गंभीर है। मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मुल्ला जी? चौधरी ने उत्सुकता से पूछा।
शर्त यह है कि मैं जो भी कहूंगा या करूंगा कोई बीच में टोकेगा नहीं, और मेरा मेहनताना होगा गांव की सबसे अच्छी दुकान से 1 किलो गर्मागर्म जलेबी। चौधरी साहब फौरन मान गए। जलेबी तो छोटी सी बात थी, उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस जुमे को कोई और नहीं बल्कि खुद मुल्ला नसीरुद्दीन साहब उपदेश देने आ रहे हैं। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों में हलचल मच गई। जो लोग कभी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ते थे, उन्होंने भी तय कर लिया कि यह तमाशा तो देखना ही है। जुमे का दिन आया। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। देखना, आज मुल्ला गधे पर बैठकर ही अंदर आ जाएंगे। मुझे तो लगता है वो मिंबर उपदेश देने की जगह पर जाकर सो जाएंगे। तय समय पर मुल्ला नसीरुद्दीन आए, बड़े शांत और गंभीर। उन्होंने सबको सलाम किया और सीधे मिंबर पर जाकर खड़े हो गए। सब लोग अपनी सांसें रोके उन्हें देख रहे थे। मुल्ला ने पूरी भीड़ पर एक नजर डाली। उनकी नजर हर एक चेहरे को पढ़ रही थी। फिर उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में पूछा, ऐ मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? यह एक अजीब सवाल था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई क्या जवाब देता? उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और बोले, हद हो गई। जब आप लोग यह भी नहीं जानते कि मैं क्या बताने वाला हूं, तो मेरे बताने का क्या फायदा? मैं अपना कीमती वक्त ऐसे जाहिल लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकता जिन्हें विषय ही नहीं पता। यह कहकर मुल्ला मिंबर से उतरे और शांति से मस्जिद से बाहर चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोग हक्के बक्के रह गए। यह क्या था? यह कैसा उपदेश था? कुछ सेकंड बाद जब लोगों को समझ आया कि उनके साथ क्या हुआ है, तो पूरे हॉल में फुसफुसाहट का शोर गूंज गया। लोग निराश थे, गुस्से में थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर दबीदबी हंसी भी थी। चौधरी साहब ने शर्मिंदगी से अपना सिर पकड़ लिया। पूरा हफ्ता गांव में बस इसी बात की चर्चा होती रही। मुल्ला ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। अरे, वो तो हमारी अक्ल का इम्तिहान ले रहा था। चौधरी साहब फिर से मुल्ला के पास पहुंचे। इस बार वह थोड़े गुस्से में थे। मुल्ला जी, यह आपने क्या किया? पूरे गांव के सामने हमारी नाक कटवा दी। मुल्ला बड़े आराम से बोले, चौधरी साहब, मैंने तो अपनी शर्त पूरी की। किसी ने मुझे टोका भी नहीं। और हाँ, मेरी जलेबी कहाँ है? चौधरी साहब का गुस्सा काफूर हो गया। वह मुल्ला की सादगी और शरारत के आगे बेबस थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला जी, इस बार ऐसा मत कीजिएगा। लोग बड़ी उम्मीद से आए थे। आप प्लीज अगले जुमे को आइए और कुछ अच्छी बातें बताइए। मुल्ला मुस्कुराए। ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन जलेबी इस बार 2 किलो लगेगी। एक पिछले हफ्ते की और एक आने वाले हफ्ते की। चौधरी साहब मान गए। इस बार गांव वालों ने भी एक गुप्त मीटिंग की। बशीर ने सबको समझाया, देखो, पिछली बार हमने नहीं कहा तो वो चले गए। इस बार वो फिर से वही सवाल पूछेंगे। हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे, हाँ, हम जानते हैं, फिर देखता हूं वो क्या करते हैं। यह तरकीब सबको बहुत पसंद आई। सबने कस्में खाईं कि इस बार मुल्ला को हराकर ही रहेंगे। अगला जुमा आया। इस बार मस्जिद में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। आसपास के गांवों से भी लोग यह अनोखा तमाशा देखने आए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तय समय पर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी।
वह मिंबर पर चढ़े, भीड़ पर एक नजर डाली और फिर से वही सवाल पूछा। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? गांव वाले तो तैयार ही बैठे थे। जैसे ही सवाल खत्म हुआ, पूरी भीड़ ने पूरी ताकत से चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ, हम सब जानते हैं। उनकी आवाज में एक जीत का एहसास था। उन्हें लगा कि इस बार उन्होंने मुल्ला को फंसा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुना और जोर से हंसे। उनकी हंसी में शरारत भरी थी। वह बोले, अरे वाह, कमाल है। जब आप लोग पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो फिर मेरा यहाँ खड़े होकर अपना और आपका वक्त बर्बाद करने का क्या मतलब है? जाइए अपना काम कीजिए। और यह कहकर मुल्ला एक बार फिर मिंबर से उतरे और मुस्कुराते हुए मस्जिद से बाहर चले गए। इस बार मस्जिद में सन्नाटा नहीं, बल्कि हाहाकार मच गया। लोगों का दिमाग चकरा गया था। यह आदमी है या तूफान? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उन्हें अपनी ही चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। चौधरी साहब तो शर्म के मारे पानी पानी हो गए। उन्होंने सोचा, 2 किलो जलेबी भी गई और इज्जत भी। अब तो मुल्ला नसीरुद्दीन पूरे इलाके में मशहूर हो गए थे। उनकी चर्चा हर घर, हर गली, हर दुकान पर हो रही थी। लोग उन्हें 2 जुमों वाला मौलवी कहने लगे थे। इस बार चौधरी साहब मुल्ला के पास नहीं गए, बल्कि गांव के सारे बड़े बुजुर्ग मिलकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने मुल्ला के हाथ पैर जोड़े। मुल्ला जी, खुदा के लिए हम पर रहम कीजिए। हमारी इज्जत का सवाल है। बस एक बार, सिर्फ एक बार एक अच्छा सा उपदेश दे दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे। मुल्ला ने उन्हें देखा और बोले, अच्छा, जो मैं कहूंगा वो करोगे? हाँ मुल्ला जी, बिल्कुल करेंगे, सबने एक साथ कहा। ठीक है, मुल्ला बोले, तो मैं अगले जुमे को भी आऊंगा। लेकिन इस बार मेरी जलेबी का वजन होगा 5 किलो। और याद रहे, यह आखिरी मौका है। सब लोग मान गए। 5 किलो जलेबी बहुत थी, लेकिन गांव की इज्जत से बढ़कर नहीं। इस हफ्ते गांव में जो मीटिंग हुई, वो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं थी। गांव के सबसे बुद्धिमान लोग एक साथ बैठे। घंटों तक बहस हुई कि अब क्या किया जाए। अंत में बशीर ने ही अंतिम और सबसे चालाकी भरा हल निकाला। देखो, उसने कहा, पहली बार हमने नहीं कहा, वो चले गए। दूसरी बार हमने हाँ कहा, वो फिर चले गए। इस बार हम उन्हें दोनों जवाब देंगे। हम अपनी मस्जिद को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। जब मुल्ला सवाल पूछेंगे, तो दाहिनी तरफ बैठे आधे लोग कहेंगे हाँ, हम जानते हैं, और बाईं तरफ बैठे आधे लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं जानते। अब देखता हूं कि वो क्या करते हैं। इस जाल से निकलना नामुमकिन है। यह योजना सबको एकदम अचूक लगी। इसकी पूरी तैयारी की गई। लोगों को समझाया गया कि कौन हाँ बोलेगा और कौन नहीं। अभ्यास भी किया गया ताकि कोई गड़बड़ न हो। आखिरकार वो तीसरा ऐतिहासिक जुमा आ ही गया। मस्जिद का हाल देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। लोग दीवारों पर, खिड़कियों पर, छतों पर चढ़े हुए थे। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना और घबराहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन आए। आज वह पहले से भी ज्यादा शांत लग रहे थे। वह धीरे धीरे मिंबर पर चढ़े। उन्होंने खचाखच भरी मस्जिद को देखा। लोगों की आंखों में उन्हें चुनौती साफ दिख रही थी। मुल्ला मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी गहरी आवाज में तीसरी बार वही सवाल दागा। मेरे अजीज गांव वालों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं? गांव वाले तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे।
एक गहरी सांस लेकर योजना के अनुसार मस्जिद का आधा हिस्सा पूरी ताकत से चिल्लाया, हाँ, हम जानते हैं। और ठीक उसी पल दूसरा आधा हिस्सा भी अपनी पूरी शक्ति से गरजा, नहीं, हम नहीं जानते। मस्जिद में दोनों आवाजें एक साथ गूंजीं। एक पल के लिए अजीब सा माहौल बन गया। सब लोग अपनी सांसें रोककर मुल्ला की तरफ देखने लगे। उनकी चाल कामयाब हो चुकी थी। अब मुल्ला के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुरी तरह फंस चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुना। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर खोलीं और एक बहुत ही सरल और शांत आवाज में बोले, बहुत खूब, मामला तो बहुत आसान हो गया। उन्होंने अपनी उंगली से दाहिनी तरफ इशारा किया, जहां हाँ कहने वाले लोग बैठे थे, और बोले, तो फिर जिन लोगों को पता है वे मेहरबानी करके उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। लोगों के दिमाग मुल्ला के इस सरल से वाक्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जैसे ही मतलब समझ आया, कोने में बैठे एक बूढ़े चाचा, जो अपनी हंसी रोकने के लिए मशहूर थे, अपने मुंह पर हाथ रखकर फुकर बैठे। उनकी बगल में बैठा नौजवान खिखिखी करके हंसा। और फिर जो हुआ वो उस गांव के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक आदमी हंसा, फिर 2, फिर 10, फिर 100। और देखते ही देखते पूरी मस्जिद हंसी के एक ऐसे तूफानी समंदर में डूब गई जिसकी लहरें दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। लोग हंस रहे थे। वे एक दूसरे पर गिर-गिर कर हंस रहे थे। वे पेट पकड़कर हंस रहे थे। कुछ लोग हंसते हंसते रोने लगे थे। चौधरी साहब, जो अब तक शर्म से सिर झुकाए बैठे थे, उनका भी बांध टूट गया। वह अपना चेहरा अपनी शॉल में छुपाकर ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्हें दौरा पड़ गया हो, लेकिन असल में वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। यह सिर्फ एक मजाक पर हंसी नहीं थी। यह अपनी बेवकूफी पर हंसी थी। यह 3 हफ्तों के तनाव के बाद का हल्कापन था। यह मुल्ला की अद्भुत, अविश्वसनीय और लाजवाब हाजिर जवाबी पर एडमिरेशन, प्रशंसा की हंसी थी। उस दिन किसी ने कोई उपदेश नहीं सुना, लेकिन शायद गांव वालों ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। उन्होंने सीखा कि ज्ञान को जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। सीखने के लिए अंदर से इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि सबसे गहरी बातें कभी कभी सबसे सरल तरीके से कही जाती हैं। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह शांति से मिंबर से उतरे, हंसती हुई भीड़ के बीच से गुजरे और सीधे जलेबी की दुकान पर जाकर बोले, भाई 5 किलो जलेबी तौल देना। आज गांव वालों ने बड़ी मेहनत की है। कहानी 2। अनातोलिया के उस छोटे से गांव की सुबह हमेशा की तरह ही शांत थी, जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांककर सोए हुए घरों पर अपनी सुनहरी चादर फैला रही थीं। हवा में ताजी मिट्टी और दूर किसी तंदूर से आती रोटी की मीठी महक घुली हुई थी। इसी गांव की एक धूल भरी गली में मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा, साधारण सा घर था। गांव के बाकी लोगों की तरह मुल्ला भी जाग चुके थे, लेकिन उनका अंदाज निराला था। वह अपने गधे, जिसे वह दुनिया का सबसे समझदार प्राणी मानते थे, से बातें कर रहे थे। क्यों भाई, मुल्ला ने गधे के कान खुजलाते हुए कहा, आज का दिन कैसा रहेगा? क्या तुम्हें लगता है आज कोई उलझा हुआ मामला मेरे पास आएगा? गधे ने जवाब में अपनी पूंछ हिलाई और कान फड़फड़ाए, मानो कह रहा हो, आपके होते हुए सीधे मामले भी उलझ जाते हैं मुल्ला। मुल्ला मुस्कुराए।
उन्हें अपने और अपने गधे के बीच की यह खामोश बातचीत बहुत पसंद थी। गांव वाले उन्हें कभी सनकी समझते तो कभी महाज्ञानी। सच तो यह था कि मुल्ला दुनिया को अपनी अलग ही नजर से देखते थे, एक ऐसी नजर जो सीधी सादी बातों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को देख लेती थी। उसी सुबह गांव के दूसरे छोर पर एक गरीब लकड़हारे करीम के घर में बेचैनी का माहौल था। सर्दी दस्तक दे चुकी थी और रातें बर्फीली होने लगी थीं। करीम के पास एक ही कीमती चीज थी, एक मोटा ऊनी कंबल। यह कंबल सिर्फ एक कंबल नहीं था, बल्कि उसकी मरहूम मां की आखिरी निशानी थी। उस कंबल पर उसकी मां ने अपने हाथों से रंग बिरंगे धागों से फूल पत्तियां काढ़ी थीं। जब भी करीम उस कंबल को ओढ़ता, उसे अपनी मां के प्यार की गर्माहट महसूस होती। करीम की पत्नी फातिमा ने चिंता से कहा, सुनिए जी, आज बाजार से कुछ खाने का सामान ले आइएगा। घर में आटा खत्म होने वाला है। करीम ने एक गहरी सांस ली। लकड़ियां बेचकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उससे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उसने अपना कीमती कंबल उठाया, उसे प्यार से तह किया और अपनी झोंपड़ी के बाहर धूप में डाल दिया, ताकि उसकी नमी निकल जाए। वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर गांव के सबसे अमीर और लालची सौदागर सलीम पर पड़ी। सलीम अपने आलीशान घर के छज्जे पर खड़ा था। उसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं और हमेशा दूसरों की चीजों पर टिकी रहती थीं। जैसे ही उसकी नजर करीम के खूबसूरत कंबल पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ऐसा रंग, ऐसी कढ़ाई, ऐसा मोटा ऊन उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। यह कंबल तो मेरे घर की शान बढ़ाने लायक है, सलीम ने मन ही मन सोचा। इस गरीब लकड़हारे के पास इसका क्या काम? वह तुरंत अपने घर से नीचे उतरा और अकड़कर चलता हुआ करीम की झोंपड़ी के पास पहुंचा। ए करीम, सलीम ने रौबदार आवाज में कहा। करीम, जो जंगल जाने के लिए तैयार था, रुक गया। उसने अदब से सलाम किया। सलाम सलीम साहब। कहिए, कैसे याद किया? सलीम ने करीम को नजरअंदाज करते हुए सीधा कंबल की ओर इशारा किया। यह कंबल, यह तो मेरा है। तुम्हारे पास कैसे आया? करीम हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या क्या कह रहे हैं साहब? यह कंबल तो मेरी मां ने मेरे लिए बनाया था। यह सालों से मेरे पास है। सलीम जोर से हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। तुम्हारी मां? अरे झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। यह कंबल मैंने पिछले साल शहर के एक व्यापारी से खरीदा था। यह मेरे घर से चोरी हो गया था और आज जाकर मिला है। शुक्र है चोर पकड़ा गया। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। यह मेरी मां की निशानी है। देखिए, इस कोने पर उन्होंने मेरा नाम कभी काढ़ा था। उसने कंबल का कोना उठाकर दिखाया, जहां सचमुच एक छोटा सा क बना हुआ था। सलीम ने तिरस्कार से मुंह बनाया। अरे वाह, क्या कहानी है? यह क नहीं, ख है, मेरे नाम खुर्शीद का। मेरा पूरा नाम सलीम खुर्शीद है। अब ज्यादा बकवास मत करो और मेरा कंबल मुझे वापस करो। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। गांव के लोग करीम की ईमानदारी और सलीम के लालच दोनों से वाकिफ थे। लेकिन सलीम अमीर और ताकतवर था। कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। झगड़ा बढ़ता गया। करीम रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के लिए मुझ गरीब पर रहम खाइए साहब। यह कंबल मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। सलीम टस से मस नहीं हुआ। चुपचाप दे दो, वरना मैं तुम्हें चोर कहकर कोतवाल के हवाले कर दूंगा।
तुम्हारी बाकी की जिंदगी चक्की पीसते हुए गुजरेगी। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, अरे गांव के सरपंच के पास क्यों नहीं जाते? वही फैसला करेंगे। यह बात दोनों को सही लगी। करीम को उम्मीद थी कि सरपंच उसकी गरीबी और सच्चाई देखकर उसका साथ देंगे। वहीं सलीम को यकीन था कि वह अपनी दौलत और ऊंची पहुंच से सरपंच को अपनी तरफ कर लेगा। दोनों सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच एक बूढ़े और सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन वह हमेशा नियमों और सबूतों से चलते थे। उन्होंने दोनों की दलीलें सुनी। करीम ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई, अपनी मां की निशानी का वास्ता दिया और कंबल पर बनाकर अक्षर भी दिखाया। वहीं सलीम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ एक झूठी कहानी गढ़ी। उसने बताया कि कैसे उसने यह बेशकीमती ईरानी कंबल खरीदा था और कैसे उसके घर से चोरी हो गया था। उसने अपने 2 भाड़े के गवाह भी पेश कर दिए, जिन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्होंने सलीम को यह कंबल इस्तेमाल करते देखा है। सरपंच बुरी तरह उलझ गए। एक तरफ करीम की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, तो दूसरी तरफ सलीम के पास गवाह थे। कोई ठोस सबूत नहीं था। सरपंच ने अपना सिर पकड़ लिया। घंटों की बहस के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जो किसी को भी पसंद नहीं आया। देखो, सरपंच ने कहा, मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि सच कौन बोल रहा है। इसलिए या तो तुम दोनों इस कंबल को आधा आधा बांट लो, या मैं इसे गांव की संपत्ति घोषित करके अपने पास रख लूंगा। यह सुनकर सलीम तो तैयार हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कम से कम आधा तो मिल रहा है। लेकिन करीम के लिए यह फैसला दिल तोड़ने वाला था। वह अपनी मां की निशानी के टुकड़े कैसे कर सकता था? उसने रोते हुए कहा, नहीं सरपंच जी, इससे तो अच्छा है कि यह पूरा कंबल सलीम साहब को ही दे दिया जाए। मैं अपनी मां की यादों के टुकड़े नहीं देख सकता। करीम की इस बात ने सरपंच को और भी दुविधा में डाल दिया। उन्हें लगा कि जो चीज को बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार है, शायद वही असली मालिक है। लेकिन सलीम और उसके गवाह अड़े रहे। मामला और भी ज्यादा उलझ गया। तभी भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी अम्मा, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे, बोली, जब कोई मामला कहीं न सुलझे तो उसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास ले जाना चाहिए। उसकी सोच टेढ़ी है, पर फैसला हमेशा सीधा होता है। यह सुनते ही कुछ लोग हंस पड़े। अरे वह सन की मुल्ला क्या न्याय करेगा? वह तो खुद अपने गधे से बातें करता है। लेकिन करीम के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह आखिरी उम्मीद लेकर बोला, मैं तैयार हूं। मैं मुल्ला जी के पास चलूंगा। सलीम अहंकार से हंसा। चलो चलो, उस बेवकूफ के पास ही चलो। मैं भी तो देखूं कि वह क्या अक्लमंदी दिखाता है। मुझे यकीन है वह अपनी पगड़ी भी मुझे ही इनाम में दे देगा। और इस तरह यह अनोखा काफिला, एक रोता हुआ गरीब लकड़हारा, एक अहंकारी अमीर सौदागर और उनके पीछे तमाशा देखती हुई भीड़ मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की ओर चल पड़ा। जब वे मुल्ला के घर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब ही नजारा देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छत पर चढ़े हुए थे और एक बाल्टी से पानी अपनी ही पगड़ी पर डाल रहे थे, जो उन्होंने पहन रखी थी। पानी उनकी पगड़ी से होता हुआ उनके चेहरे और कपड़ों को भिगो रहा था। भीड़ उन्हें देखकर हैरान थी। सलीम ने ताना कसते हुए कहा, देखिए, यह हैं आपके ज्ञानी मुल्ला। यह तो खुद ही पागल हैं, यह हमारा क्या न्याय करेंगे? एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला जी, यह आप क्या कर रहे हैं? अपनी ही पगड़ी पर पानी क्यों डाल रहे हैं? मुल्ला ने बड़े गंभीर भाव से नीचे देखा और बोले, अरे भाई, कल रात मेरे सपने में एक फकीर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर की नींव में एक पौधा उग रहा है
और अगर उसे हर रोज पानी दिया गया तो वह सोने के फल देगा। अब मैं रोज रोज नीचे उतरकर पानी लाने की मेहनत क्यों करूं? मैं यहीं से पगड़ी के रास्ते पानी सीधा नींव तक पहुंचा रहा हूं। यह सुनकर पूरी भीड़ हंसने लगी। सलीम का अहंकार और भी बढ़ गया। उसे लगा कि आज तो जीत पक्की है। करीम का दिल डूब गया। उसे लगा कि वह आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई। मुल्ला छत से नीचे उतरे, अपने गीले कपड़े निचोड़े और भीड़ से पूछा, खैर तुम सब लोग यहाँ सुबह सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? क्या गांव में कोई मेला लगा है? सरपंच ने आगे बढ़कर पूरी कहानी सुनाई। कंबल का झगड़ा, दोनों के दावे और अपनी उलझन सब कुछ विस्तार से बता दिया। मुल्ला ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उन्होंने दोनों करीम और सलीम को घूरकर देखा। फिर उन्होंने कंबल अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसके ऊन को महसूस किया, उसकी कढ़ाई को बारीकी से देखा, उसे सूंघा और फिर उसे हवा में लहराकर देखा। काफी देर तक वह खामोश रहे। पूरी भीड़ की सांसें अटकी हुई थीं। हर कोई यह देखने को बेताब था कि मुल्ला अब क्या करेंगे। अचानक मुल्ला ने अपना सिर उठाया और एक बच्चे से कहा, बेटा जाओ, मेरे घर के अंदर से दर्जी वाली सबसे बड़ी और सबसे तेज कैंची लेकर आओ। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। कैंची? कैंची का यहाँ क्या काम? करीम का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि मुल्ला क्या करने वाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सलीम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि मुल्ला भी सरपंच वाला ही फैसला सुनाने वाले हैं। बच्चा दौड़कर एक बड़ी सी चमकती हुई कैंची ले आया। मुल्ला ने कैंची हाथ में ली, उसकी धार को अपने अंगूठे से जांचा और फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने कंबल को जमीन पर फैलाया। उसे अपने हाथों से बिल्कुल सीधा किया, जैसे कोई शाही फरमान पढ़ने से पहले उसे खोल रहा हो। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया था। सिर्फ हवा की सरसराहट और किसी दूर रोते हुए बच्चे की आवाज आ रही थी। मुल्ला ने अपनी जगह बदली, कंबल के ठीक बीच में खड़े हुए कैंची को हवा में उठाया और अपनी सबसे बुलंद और गंभीर आवाज में अपना फैसला सुनाया। ऐ लोगों, सुनो, मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मैंने इस कंबल को भी अच्छी तरह से जांचा परखा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह झगड़ा इस कंबल का नहीं, बल्कि इसके मालिकाना हक का है। उन्होंने एक पल का विराम लिया, सबकी आंखों में झांका और फिर बोले, कानून और न्याय की नजर में जब तक मालिक का फैसला न हो, वस्तु का कोई मूल्य नहीं। इसलिए मैं इस झगड़े को ही जड़ से खत्म किए देता हूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मुल्ला ने पूरी ताकत से उस बेशकीमती कंबल के ठीक बीच में कैंची चला दी। चर्रर्रर्र। कपड़े के फटने की एक दिल चीर देने वाली आवाज गूंजी। वह आवाज करीम के दिल पर किसी चाबुक की तरह पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी मां की आखिरी निशानी, उसकी सर्दियों की एकमात्र राहत दो टुकड़ों में बंट चुकी थी। वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ में भी एक खलबली सी मच गई। यह क्या किया मुल्ला ने? अरे यह तो पागलपन है। बेचारे करीम का कंबल बर्बाद कर दिया। सलीम भी हैरान था। वह गुस्से से लाल पीला हो गया। वह पूरा कंबल हड़पना चाहता था, या कम से कम आधा साबुत तो मिलता। यह कटा हुआ बर्बाद टुकड़ा अब उसके किस काम का था? उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने शांति से कंबल के दोनों टुकड़ों को उठाया। एक टुकड़ा उन्होंने रोते हुए करीम के हाथों में थमाया और दूसरा टुकड़ा गुस्से से तमतमा रहे सलीम के हाथ में।
और फिर उन्होंने जो कहा वह इतिहास बन गया। यह लो, मुल्ला ने शांत और स्थिर आवाज में कहा, आधा तेरा आधा मेरा नहीं, आधा इसका आधा तुम्हारा। मैंने न्याय कर दिया है, अब झगड़ा खत्म। जाओ, अपने अपने घर जाओ। सलीम गुस्से से चीखा, यह क्या बकवास है मुल्ला? यह क्या न्याय हुआ? तुमने इतना कीमती कंबल बर्बाद कर दिया। यह फटा हुआ टुकड़ा मेरे किस काम का? मैं इसे अपने पैरों के नीचे भी न रखूं। यह कहकर सलीम ने कंबल का वह टुकड़ा नफरत से जमीन पर फेंक दिया, मुल्ला को कोसता हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। पागल है ये, बिल्कुल पागल। अब वहां सिर्फ मुल्ला, रोता हुआ करीम और हैरान खड़ी भीड़ रह गई थी। मुल्ला धीरे से करीम के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उदास मत हो करीम। करीम ने सिसकते हुए कहा, मुल्ला जी, आपने यह क्या किया? यह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए। मुल्ला मुस्कुराए, एक गहरी और समझदार मुस्कान। उन्होंने जमीन पर पड़ा कंबल का दूसरा टुकड़ा भी उठाया और उसे करीम के हाथ में दे दिया। अब पूरा, लेकिन 2 टुकड़ों में बंटा हुआ कंबल करीम के पास था। मुल्ला ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम लोगों को मेरा न्याय समझ नहीं आया? सबने नामे सिर हिलाया। तब मुल्ला ने समझाना शुरू किया। उनकी आवाज में अब सनक नहीं, बल्कि गहरी बुद्धिमानी थी। देखो, उन्होंने कहा, न्याय का मतलब हमेशा चीज को बचाना नहीं होता। कभी कभी न्याय का मतलब झगड़े की जड़ को खत्म करना होता है। यह झगड़ा कंबल का नहीं, लालच और सच्चाई का था। सलीम को यह कंबल नहीं चाहिए था। उसे बस करीम से उसकी खुशी छीननी थी। उसे अपनी अमीरी का रौब दिखाना था। अगर उसे सच में यह कंबल प्यारा होता तो वह इसे कटते हुए देखकर उतना ही दुखी होता जितना करीम हुआ। लेकिन उसे गुस्सा आया, दुख नहीं। क्योंकि उसकी नजर में इसकी कीमत थी, इससे कोई भावना नहीं जुड़ी थी। उसने अपना टुकड़ा फेंक दिया, क्योंकि उसके लिए यह अब बेकार था। फिर वह करीम की ओर मुड़े। और करीम, इसके लिए यह सिर्फ ऊन का एक टुकड़ा नहीं था। यह उसकी माँ का प्यार था, उसकी यादें थीं। इसीलिए जब कंबल कटा तो इसका दिल भी कट गया। यह रोया क्योंकि इसकी भावनाएं सच्ची थीं। एक सच्चा मालिक अपनी चीज को कभी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुल्ला ने करीम के हाथ में कंबल के दोनों टुकड़े देते हुए कहा, अब यह पूरा कंबल तुम्हारा है करीम। जाओ, अपनी पत्नी को देना। वह एक हुनरमंद औरत है। वह इन 2 टुकड़ों को बीच से फिर से सिल देगी। हो सकता है बीच में एक जोड़ का निशान रह जाए, लेकिन वह निशान हमेशा तुम्हें इस बात की याद दिलाएगा कि सच्चाई की राह में कभी कभी घाव भी मिलते हैं, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। मुल्ला की बात सुनकर पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। जो लोग कुछ देर पहले उन्हें पागल कह रहे थे, अब उनकी अक्लमंदी के कायल हो गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे मुल्ला ने एक बेजान कंबल को काटकर 2 इंसानों के दिलों के अंदर का सच बाहर निकाल दिया था। यह सिर्फ एक कंबल का बंटवारा नहीं था, यह न्याय, मनोविज्ञान और ज्ञान का एक अनोखा संगम था। करीम ने मुल्ला के पैर छू लिए। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसे अपना कंबल वापस मिल गया था, और उससे भी बढ़कर उसे अपनी सच्चाई और सम्मान वापस मिल गया था। उस दिन के बाद आधा तेरा आधा मेरा का यह किस्सा पूरे गांव में और फिर दूर दूर तक मशहूर हो गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई, बल्कि एक मिसाल बन गई। एक ऐसे न्याय की मिसाल जो किताबी कानूनों से नहीं, बल्कि इंसान की फितरत की गहरी समझ से पैदा होता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह वापस अपने घर चले गए, मानो कुछ हुआ ही न हो।
उन्होंने अपने गधे के कान खुजलाए और बोले, देखा, मैंने कहा था ना, आज का दिन दिलचस्प होगा। अब चलो छत पर चलकर उस पौधे को फिर से पानी देते हैं। क्या पता आज सचमुच सोने का फल उग आए। गधे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, मुल्ला, आप खुद ही सोने का फल हैं, जो हर रोज ज्ञान और हंसी की फसल उगाता है। कहानी 3। अक्कलपुर नाम का एक गांव था। कहने को तो नाम अक्कलपुर था, पर पिछले कुछ हफ्तों से गांव वालों की सारी अक्ल घास चरने चली गई थी। गांव वैसे तो बड़ा शांत था, लेकिन अब रातों को एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। कोई भूत प्रेत नहीं, कोई डाकू नहीं, बल्कि एक ऐसा चोर जो चोर कम जादूगर ज्यादा लगता था। यह चोर सिर्फ एक ही चीज चुराता था, मुर्गियां। जी हाँ, मुर्गियां। पहले तो लोगों ने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हर सुबह किसी न किसी के घर से सबसे मोटी और सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी गायब होने लगी, तो मामला गंभीर हो गया। गांव का सुबह का संगीत, जो मुर्गों की कुकड़ुकू से शुरू होता था, अब एक दर्द भरे सन्नाटे में बदल गया था। गांव के चौधरी रहमत अली, जिनका रौबदार चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें उनकी पहचान थीं, अब चिंता के मारे दुबले हुए जा रहे थे। उन्होंने गांव वालों की पंचायत बुलाई। भाइयों, चौधरी साहब गरजे, यह कोई मामूली चोर नहीं है। यह एक मुर्गी विशेषज्ञ चोर है। उसे पता होता है कि कौन सी मुर्गी सबसे ज्यादा कीमती है। एक कोने से दीनू चाचा बोले, चौधरी साहब, कल रात तो हद हो गई। मेरी बिजली गायब हो गई। अरे वो मुर्गी नहीं, तूफान थी। एक दिन में 3 अंडे देती थी। एक और औरत रोते हुए बोली, मेरी रानी को कोई उठा ले गया। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे थे। पूरा मोहल्ला उसे देखने आता था। देखते ही देखते पंचायत मुर्गी चोरी के किस्सों और उनकी याद में रोने धोने का एक अड्डा बन गई। लोगों ने चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की। रात रात भर पहरा दिया, आंगन में घंटियां बांधी, दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगाए। लेकिन चोर इतना शातिर था कि सुबह ताले भी वैसे ही मिलते, घंटियां भी खामोश रहती, बस मुर्गी गायब हो जाती। लोगों को शक था कादिर पर। कादिर गांव का सबसे धूर्त और मक्कार आदमी था। उसके बाल हमेशा तेल से चिपके रहते, आंखों में चालाकी की चमक होती और वह चलता ऐसे था जैसे हवा में तैर रहा हो। जब भी किसी से बात करता, तो उसकी नजरें सामने वाले की आंखों में नहीं, बल्कि उसकी जेब पर होती। लेकिन शक के सिवा किसी के पास कोई सबूत नहीं था। कादिर से पूछो तो वह ऐसी मासूमियत दिखाता कि फरिश्ते भी शर्मा जाएं। एक दिन हताश होकर दीनू चाचा बोले, अब तो एक ही रास्ता बचा है। सबने पूछा, क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन। यह नाम सुनते ही आधी पंचायत हंस पड़ी और आधी ने सिर पकड़ लिया। चौधरी साहब बोले, दीनू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो मुल्ला जो अपनी आधी मूछ मुंडवाकर घूमता है, यह देखने के लिए कि लोग क्या कहते हैं, वो हमारी मदद करेगा? दीनू चाचा ने कहा, चौधरी साहब, मुल्ला की सोच सीधी नहीं, टेढ़ी है। और इस टेढ़े चोर को पकड़ने के लिए टेढ़ी सोच ही काम आएगी। बहुत बहस के बाद जब सारे रास्ते बंद दिखे, तो गांव वाले हार मानकर एक आखिरी उम्मीद के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर पहुंचे। जब गांव वाले मुल्ला के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मुल्ला एक बड़े से पतीले में पानी भरकर उसे घूर रहे थे। चौधरी साहब ने पूछा, मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं? मुल्ला ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, कल रात सपने में मेरा गधा मुझसे कह रहा था कि अगर पानी को लगातार 1 घंटे तक देखो तो उसमें भविष्य दिखने लगता है। मैं बस यही देख रहा हूं कि आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे।
उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन चौधरी साहब ने हिम्मत करके पूरी कहानी सुनाई। मुर्गी चोरी की घटनाएं, चोर की चालाकी और कादिर पर उनका शक, सब कुछ बता दिया। मुल्ला ने पूरी बात सुनी। फिर वह उठे और बोले, हम मामला तो वाकई अंडाग्रेट है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। यह कहकर मुल्ला अपने घर से बाहर निकले और सबसे पहले दीनू चाचा के घर गए, जहां से बिजली नाम की मुर्गी चोरी हुई थी। मुल्ला ने उस खाली दड़बे मुर्गी का घर को बड़े ध्यान से देखा। वह जमीन पर लेट गए और मिट्टी को सूंघा। फिर उन्होंने एक तिनका उठाया और उसे चबाने लगे। फिर वह खड़े हुए और हवा में अपनी उंगली गीली करके घुमाने लगे। दीनू चाचा ने हैरानी से पूछा, मुल्ला जी, कुछ पता चला? मुल्ला ने बड़े गंभीर चेहरे के साथ कहा, हाँ, एक बहुत जरूरी बात पता चली है। क्या क्या पता चला? सबने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला बोले, यह पता चला है कि चोर जब आया था तब हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही थी और मिट्टी में नमी थी। इसका मतलब चोर को प्यास जरूर लगी होगी। यह सुनकर गांव वालों का सिर चकरा गया। यह कैसी जासूसी थी? इसके बाद मुल्ला ने जो किया वह और भी अजीब था। उन्होंने गांव की बची खुची मुर्गियों की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने सारी मुर्गियों को एक घेरे में खड़ा किया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। हाँ तो तुम बताओ, उन्होंने एक भूरी मुर्गी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस रात रानी चोरी हुई, क्या तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दी थी? क्या चोर ने कोई खास तरह का इत्र लगाया था? मुर्गी ने जवाब में कुट 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 किया। मुल्ला ने सिर हिलाया। हम कहती है कि चोर के जूतों से चर्रमर्र की आवाज आ रही थी। बहुत अहम सुराग है। गांव वाले अब लगभग बेहोश होने वाले थे। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि मुल्ला का दिमाग पूरी तरह से खिसक चुका है। कादिर, जो दूर खड़ा यह तमाशा देख रहा था, मन ही मन हंस रहा था। यह पागल मुझे पकड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, इससे पहले गधे उड़ने लगेंगे। पूरा दिन ऐसी ही ऊटपटांग जासूसी करने के बाद शाम को मुल्ला ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक सनसनीखेज ऐलान किया। मुल्ला एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अपनी बुलंद आवाज में बोले, ए अक्कलपुर के लोगों, मैंने अपनी तहकीकात पूरी कर ली है। चोर बहुत चालाक है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरे पास उससे भी बड़ी एक ताकत है। सबकी सांसें रुक गईं। क्या? कैसी ताकत? मुल्ला ने गर्व से अपनी छाती फुलाकर कहा, मेरा गधा। यह सुनते ही भीड़ में हंसी का फव्वारा छूट गया। लोगों को लगा यह कोई मजाक है। मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हंसो मत, मेरा गधा कोई मामूली गधा नहीं है। वह एक इंसाफ पसंद गधा है। उसके अंदर ऐसी जादुई शक्ति है कि वह सच और झूठ को पहचान लेता है। जो भी उसके सामने झूठ बोलता है वह उसे एक जोरदार दुलत्ती मारता है। यह बात और भी ज्यादा मजेदार थी, लेकिन मुल्ला इतने गंभीर थे कि लोगों को एक पल के लिए यकीन होने लगा। मुल्ला ने अपनी योजना बताई। आज रात गांव के बीचों बीच वाले अंधेरे बाड़े में मेरे गधे को बांधा जाएगा। गांव का हर आदमी एक एक करके उस अंधेरे बाड़े के अंदर जाएगा और मेरे गधे की पूंछ को हाथ लगाकर बाहर आएगा। एक आदमी ने पूछा, उससे क्या होगा? मुल्ला की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही असली चोर मेरे गधे की पूंछ को हाथ लगाएगा, गधा उसे पहचान लेगा और जोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाएगा, और इस तरह हमारा चोर पकड़ा जाएगा। यह योजना इतनी बचकानी और बेवकूफी भरी थी कि इस पर यकीन करना मुश्किल था।
लेकिन गांव वाले इतने हताश हो चुके थे कि वे कुछ भी करने को तैयार थे। कादिर को जब यह पता चला तो वह हंसे हंस कर लोटपोट हो गया। वाह, क्या कमाल का प्लान है! एक गधा चोर को पकड़ेगा। मुल्ला सच में पागल हो गया है। मैं तो यह तमाशा देखने जरूर जाऊंगा। उसने सोचा कि वह भी सबके साथ जाएगा और पूंछ को हाथ लगाकर बाहर आ जाएगा ताकि किसी को उस पर शक न हो। रात हुई। घना अंधेरा। गांव के चौक पर एक बड़ा सा बाड़ा था जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुल्ला अपने गधे को उस बाड़े के अंदर छोड़कर आए। लेकिन जाने से ठीक पहले मुल्ला ने चुपके से एक काम किया था जो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने अपने साथ लाई एक कालिख की छोटी सी मटकी से पूरी कालिख गधे की पूंछ पर पोत दी थी। बाहर आकर मुल्ला ने ऐलान किया, मेरा जादुई गधा अंदर तैयार है। अब एक एक करके सब अंदर जाएं, पूंछ को छुएं और बाहर आ जाएं। याद रहे, अंदर बिल्कुल अंधेरा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गधा सिर्फ चोर को ही पहचानेगा। एक एक करके गांव के लोग अंदर जाने लगे। बाड़े के अंदर इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी नहीं सूझ रहा था। लोग डरते डरते अंदर जाते, टटोलकर गधे तक पहुंचते, उसकी पूंछ पकड़ते और चुपचाप बाहर आ जाते। हर कोई जब बाहर आता तो चौधरी साहब उसका हाथ देखते, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गधा भी बिल्कुल शांत खड़ा था। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। यह सब मुल्ला का ड्रामा है, कोई फुसफुसाया। अब कादिर की बारी आई। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ अंदर गया। अंधेरे में उसे गधे की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसके दिमाग में एक चालाक ख्याल आया। मैं गधे की पूंछ को क्यों छूं, उसने सोचा। यह सब तो ढोंग है। अगर मैं पूंछ को छुए बिना ही बाहर चला जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा? अंधेरे में कौन देख रहा है? इससे मैं किसी भी काल्पनिक जादू से भी बच जाऊंगा और मेरी चोरी भी नहीं पकड़ी जाएगी। हाँ हाँ, मुल्ला मुझे बेवकूफ समझता है। यह सोचकर कादिर कुछ देर अंदर ही खड़ा रहा, यह दिखाने के लिए कि वह पूंछ छू रहा है, और फिर चुपचाप बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। जब गांव के सभी लोग यह प्रक्रिया पूरी कर चुके तो सब निराश हो गए। गधा एक बार भी नहीं चिल्लाया था। चौधरी साहब ने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, आपका गधा तो फेल हो गया। चोर का कुछ पता नहीं चला। मुल्ला नसीरुद्दीन जोर से हंसे। उनकी हंसी में जीत की खनक थी। चौधरी साहब, मेरा गधा कभी फेल नहीं होता। उसने चोर को पकड़ लिया है। क्या? कहाँ है चोर? सब हैरान होकर पूछने लगे। मुल्ला ने अपनी जेब से एक मशाल निकाली और उसे जलाया। रोशनी फैलते ही एक अजीब नजारा सामने आया। मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझे अपनी हथेलियां दिखाओ। जैसे ही सबने अपनी हथेलियां आगे की, एक अविश्वसनीय चीज देखने को मिली। कादिर को छोड़कर बाकी सभी लोगों की हथेलियां गधे की पूंछ पर लगी कालिख की वजह से एकदम काली थीं। सिर्फ एक ही इंसान था जिसकी हथेली दूध की तरह सफेद और साफ थी, और वह था कादिर। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें पहले अपनी काली हथेलियों पर गईं, और फिर कादिर की साफ सुथरी हथेलियों पर। और फिर जो हुआ, जो हंसी का ज्वालामुखी फटा, उसकी गूंज शायद पड़ोस के गांव तक गई होगी। लोगों को पूरा खेल समझ आ गया था। कोई जादुई गधा नहीं था। असली जादू तो मुल्ला के दिमाग में था। उन्होंने समझ लिया कि चोर अपनी होशियारी और डर के मारे पूंछ को छुएगा ही नहीं, और वही उसकी पहचान होगी। लोग हंस रहे थे। वे कादिर की बेवकूफी पर हंस रहे थे, अपनी सादगी पर हंस रहे थे,
और सबसे ज्यादा मुल्ला नसीरुद्दीन की लाजवाब, बेमिसाल और शानदार अक्लमंदी पर हंस रहे थे। वे जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। चौधरी साहब अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के पीछे अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दीनू चाचा तो हंसते हंसते जमीन पर ही बैठ गए। कादिर का चेहरा देखने लायक था। वह शर्म, डर और हैरानी से पत्थर का बन गया था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। उसकी अपनी अक्ल ने ही उसे पकड़वा दिया था। उस दिन के बाद अक्कलपुर में फिर कभी कोई मुर्गी चोरी नहीं हुई। और जब भी गांव वाले उस रात को याद करते, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। यह कहानी इस बात का सबूत बन गई कि सबसे बड़ा चोर भी पकड़ा जा सकता है, बस पकड़ने वाले की सोच मुल्ला नसीरुद्दीन जैसी टेढ़ी होनी चाहिए। कहानी 4। अक्कलपुर गांव की जिंदगी अपनी धीमी और शांत गति से चल रही थी। लोग सुबह उठते, अपने खेतों में काम करते, शाम को चौपाल पर बैठते और रात को गहरी नींद सो जाते। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के लोग सीधे, सरल और हर किसी की बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेने वाले। और इसी गांव में रहते थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जो इस सादगी के समंदर में एक चतुराई की नाव की तरह थे। कोई उन्हें ज्ञानी समझता, कोई सनकी, पर सब जानते थे कि जब मुल्ला कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई गहरा मतलब जरूर होता है। एक दिन गांव की शांति भंग हो गई। एक शानदार बग्घी, जिसे 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे, गांव की धूल भरी सड़कों पर आकर रुकी। बग्घी से एक आदमी उतरा, जिसकी शानो शौकत देखने लायक थी। उसने रेशम का लंबा चोगा पहन रखा था, सिर पर एक भारी भरकम पगड़ी थी और उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां ऐसे चमक रही थीं जैसे सूरज की किरणें हों। उसका नाम था हकीम जर्रार खान, पर वह खुद को अल्लामा जर्रार कहलवाना पसंद करता था, जिसका मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। वह एक घुमंतू विद्वान था, जो गांव-गांव जाकर अपनी झूठी विद्वता का प्रदर्शन करता और भोले भाले लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। जर्रार खान ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया, अक्कलपुर के लोगों, मैं हूं अल्लामा जर्रार, जिसके ज्ञान का कोई सानी नहीं। मैं वो देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वो जानता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए। जर्रार ने अपनी चतुराई का पहला नमूना पेश किया। उसने एक बच्चे को बुलाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उसने एक थैले से 5 अलग अलग तरह के पत्थर निकाले और बच्चे से कहा, बताओ इनमें से कौन सा पत्थर नदी के किनारे का है। बच्चे ने पत्थरों को टटोला और चुप रहा। जर्रार हंसा, देखा, तुम नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता सकता हूं। उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। हाँ, इसमें नदी के पानी और काई की महक है। यही है वो पत्थर। गांव वाले तालियां पीटने लगे। वे इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें क्या पता था कि जर्रार ने वह पत्थर गांव में घुसने से पहले नदी से ही उठाया था। दिन-ब-दिन जर्रार खान की शोहरत गांव में बढ़ने लगी। वह हर रोज नए नए ढोंग रचता। कभी कहता कि वह बादलों को देखकर बता सकता है कि किस घर में आज क्या पका है, तो कभी दावा करता कि वह किसी भी जानवर की मन की बात पढ़ सकता है। गांव वाले उसे किसी देवता की तरह पूजने लगे थे। इस पूरी नौटंकी को मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छोटी सी कुटिया से देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वह जानते थे कि जर्रार एक नंबर का धूर्त और पाखंडी है, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चौपाल पर जर्रार खान अपनी तारीफों के पुल बांध रहा था। मेरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं दुनिया की किसी भी चीज का वजन बता सकता हूं बिना तराजू के, चाहे वो पहाड़ हो या किसी इंसान की सोच।
यह सुनकर भीड़ वाह वाह कर उठी। तभी भीड़ को चीरते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक खाली बोरी थी। जर्रार ने मुल्ला को देखा और तिरस्कार से हंसा। अरे, तो यह हैं इस गांव के मशहूर ज्ञानी मुल्ला नसीरुद्दीन। सुना है तुम अपने गधे से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो। भीड़ हंस पड़ी। मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, अल्लामा जी, आप सही कहते हैं। मेरा गधा मुझसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह कम से कम यह तो जानता है कि क्या संभव है और क्या असंभव। लेकिन मैंने सुना है कि आपके ज्ञान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जर्रार ने अपनी छाती फुलाकर कहा, बिल्कुल। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मुल्ला ने अपनी खाली बोरी हवा में लहराई और एक ऐसा सवाल पूछा कि पूरी भीड़ सन्न रह गई। अल्लामा जी, मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं बस एक छोटी सी चीज का वजन जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बोरी में भरी हुई हवा का वजन कितना है? एक पल के लिए चौपाल पर गहरा सन्नाटा छा गया। हवा का वजन? यह कैसा सवाल था? जर्रार खान का चेहरा देखने लायक था। वह फंस चुका था। अगर वह कहता कि मैं नहीं बता सकता, तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता। और अगर वह कोई अंदाजा लगाता, तो मुल्ला उसे साबित करने के लिए कह देते। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और हंसकर बोला, मुल्ला, तुम पागल हो गए हो। हवा तो हर जगह है, उसे एक बोरी में कैसे तौल सकते हो? हवा का कोई वजन नहीं होता। मुल्ला मुस्कुराए। अच्छा, तो आप मानते हैं कि हवा का वजन नहीं होता? हाँ, बिल्कुल, जर्रार ने कहा। ठीक है, मुल्ला बोले। तो मैं कल इसी समय, इसी जगह पर यह साबित करूंगा कि हवा में वजन होता है। और मैं उसे तौल कर भी दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर पाया, तो आपको यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। और अगर मैं हार गया, तो मैं अपना यह गधा आपको इनाम में दे दूंगा। यह एक खुली चुनौती थी। जर्रार को लगा कि यह सौदा तो बहुत अच्छा है। एक पागल मुल्ला हवा को कैसे तौल सकता है? वह फौरन मान गया। मंजूर है। कल हम सब देखेंगे कि तुम्हारी अक्ल का जनाजा कैसे निकलता है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। हर कोई अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। आधे लोग मुल्ला की तरफ थे और आधे जर्रार की तरफ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला यह चमत्कार करेंगे कैसे। अगली सुबह गांव में ऐसा माहौल था जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। लोग सुबह से ही चौपाल पर आकर जमा होने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने रात भर कुछ अजीब अजीब तैयारियां की थीं। उन्होंने गांव के लोहार से एक बहुत बड़ा, मजबूत तराजू बनवाया था, जो चौक के बीचों बीच रखा गया था। तराजू के दोनों पलड़े इतने बड़े थे कि उन पर एक एक आदमी आराम से बैठ सकता था। फिर मुल्ला ने गांव के सबसे मोटे और भारी आदमी पहलवान दीनू को बुलाया। दीनू जब चलता था तो धरती कांपती थी। मुल्ला ने उसे एक पलड़े पर बैठने को कहा। जैसे ही दीनू बैठा, वह पलड़ा जमीन से जा लगा। इसके बाद मुल्ला ने गांव से लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर मंगवाए और उन्हें दूसरे पलड़े पर रखना शुरू किया। वह तब तक गट्ठर रखते रहे जब तक कि दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर न हो गए। यह सब देखकर लोग हैरान थे। मुल्ला जी, यह सब क्या हो रहा है? आप तो हवा तौलने वाले थे, यह लकड़ी और पहलवान का क्या काम? एक आदमी ने पूछा। मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर कहा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। बस देखते जाओ। दोपहर तक चौपाल खचाखच भर चुका था। अल्लामा जर्रार खान अपनी पूरी शानो शौकत के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी।
उसे लग रहा था कि मुल्ला हार के डर से यह सब ड्रामा कर रहे हैं। क्यों मुल्ला? जर्रार ने ताना कसा। लगता है हवा को तौलने का इरादा बदल दिया। क्या तुम अभी से अपनी हार मान रहे हो? मुल्ला ने शांति से कहा, अल्लामा जी, तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बस प्रदर्शन बाकी है। यह कहकर मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटी सी, बहुत पतली और तेज धार वाली सुई निकाली। मुल्ला नसीरुद्दीन उस बड़े से तराजू के पास गए, जहां एक पलड़े पर पहलवान दीनू बैठा था और दूसरे पर लकड़ियों का ढेर था, और दोनों पलड़े एकदम बराबर संतुलन में थे। मुल्ला ने भीड़ से कहा, ऐ लोगों, आप सब गवाह हैं कि यह तराजू बिल्कुल बराबर है। यानी पहलवान दीनू का वजन इन लकड़ियों के वजन के बराबर है। सही है? सबने एक साथ कहा, हाँ बिल्कुल सही है। और अल्लामा जी का कहना है कि हवा में कोई वजन नहीं होता। मुल्ला ने जर्रार की ओर देखकर कहा। जर्रार ने अकड़कर जवाब दिया, हाँ नहीं होता, और यह बात एक बच्चा भी जानता है। बहुत खूब, मुल्ला बोले। तो अब देखिए असली चमत्कार। यह कहकर मुल्ला ने अपने हाथ में पकड़ी वह छोटी सी सुई ली और चुपके से पहलवान दीनू के पास गए, जो पलड़े पर बैठा ऊँघ रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मुल्ला ने वह सुई पूरी ताकत से पहलवान दीनू को चुभो दी। आउच! पहलवान दीनू ऐसी जोर से चीखा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। वह दर्द और हैरानी से अपनी जगह से ऐसे उछला कि देखने वाले दंग रह गए। और फिर जो हुआ वह भौतिकी का एक सीधा सादा नियम था, लेकिन उस भीड़ के लिए वह किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही पहलवान दीनू चीखा और उछला, उसके फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा एक साथ फुस्सस करके बाहर निकल गई। और उसी एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, जब उसके फेफड़े हवा से खाली हुए, उसका वजन कुछ ग्राम कम हो गया। तराजू, जो कि बहुत संवेदनशील था, इस मामूली से वजन के अंतर को भी भाप गया, और पहलवान दीनू वाला पलड़ा हल्का सा, बहुत हल्का सा, ऊपर उठ गया। क्र रीट क तराजू की कील से एक हल्की सी आवाज आई और लकड़ियों वाला पलड़ा धीरे से नीचे झुक गया। संतुलन बिगड़ चुका था। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। भीड़ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक चीख के साथ ही तराजू का संतुलन बिगड़ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने अपनी सबसे बुलंद आवाज में ऐलान किया, देखा, देखा आप सबने। जैसे ही पहलवान के शरीर से हवा बाहर निकली, उसका वजन कम हो गया और पलड़ा ऊपर उठ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हवा में वजन होता है। मैंने हवा को तौल दिया। यह सुनना था कि भीड़ पागल हो गई। उन्हें लगा कि मुल्ला ने सचमुच कोई चमत्कार कर दिखाया है। वे यह साधारण सी बात नहीं समझ पाए कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक चालाकी भरा प्रदर्शन था। वे मुल्ला के पक्ष में नारे लगाने लगे, मुल्ला नसीरुद्दीन जिंदाबाद, मुल्ला नसीरुद्दीन जिंदाबाद। लोग इतने जोश में थे कि वे यह भी भूल गए कि हवा का वजन इतना कम होता है कि उससे इतना बड़ा पलड़ा हिल भी नहीं सकता। असल में पलड़ा तो पहलवान के उछलने और हिलने डुलने से ही असंतुलित हुआ था। लेकिन मुल्ला ने जिस तरह से पूरी घटना को पेश किया, भीड़ को वही सच लगा जो उन्हें दिखाया गया था। अल्लामा जर्रार खान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह विज्ञान जानता था, वह जानता था कि यह सब एक धोखा है, लेकिन वह भीड़ के सामने अकेला पड़ गया था। वह चिल्लाया, यह धोखा है, यह चालबाजी है, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब उसकी बात कौन सुनता? भीड़ ने उसे घेर लिया।
वादा पूरा करो पाखंडी, निकल जाओ हमारे गांव से। उस दिन हकीम जर्रार खान को अपमानित होकर अक्कलपुर छोड़कर भागना पड़ा। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर्फ एक सुई, एक पहलवान और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके पूरी भीड़ को न सिर्फ बेवकूफ बनाया बल्कि उन्हें एक पाखंडी से भी बचाया। शाम को जब मुल्ला अपने गधे के कान खुजला रहे थे तो गधे ने मानो पूछा, मुल्ला तुमने उन सबको कैसे यकीन दिला दिया? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, लोगों को वह सच नहीं दिखता जो होता है, उन्हें वह सच दिखता है जो वे देखना चाहते हैं। मैंने तो बस उन्हें एक अच्छा सा तमाशा दिखाया। उस दिन के बाद गांव वालों को दो बातें समझ में आ गईं। पहली, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और दूसरी, मुल्ला नसीरुद्दीन की सीधी सादी बातों के पीछे हमेशा एक टेढ़ा और गहरा मतलब छिपा होता है। कहानी 5। यह कहानी है खासगंज गांव की। एक ऐसा गांव जहां की हवा में भी भोलापन घुला हुआ था। इसी गांव में एक तरफ रहते थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनकी सादगी में भी गहरी चतुराई छिपी थी, और दूसरी तरफ रहता था कासिम सेठ, गांव का सबसे अमीर लेकिन दिल का उतना ही कंजूस आदमी। कासिम सेठ के घर के आंगन में एक अखरोट का पेड़ था। यह कोई मामूली पेड़ नहीं था। कासिम का दावा था कि यह पेड़ उसके परदादा ने सीधे ईरान के बादशाह के बागीचे से लाकर लगाया था। इसके अखरोट इतने बड़े, इतने स्वादिष्ट और इतने कीमती थे कि कासिम उन्हें सोने के सिक्कों की तरह गिनता था। वह किसी को एक अखरोट भी मुफ्त में नहीं देता था। बच्चे अगर पेड़ के नीचे गिरे हुए अखरोट भी उठा लेते तो कासिम उनसे ऐसे लड़ता जैसे उसकी तिजोरी लुट गई हो। मुल्ला नसीरुद्दीन का घर ठीक कासिम की हवेली के बगल में था। अखरोट के पेड़ की एक मोटी सी डाल मुल्ला की छोटी सी झोपड़ी की छत पर छतरी की तरह फैली हुई थी। मुल्ला अक्सर उस डाल को देखकर आहें भरते और अपने गधे से कहते, देख रहे हो, नेमते पड़ोस में बरस रही हैं और हम यहाँ सूखे बैठे हैं। एक रात किस्मत ने शायद मुल्ला की सुन ली। आसमान में काले बादल गरजे, बिजली कड़की और ऐसी तूफानी बारिश हुई कि लगा जैसे आसमान फट पड़ेगा। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सुबह जब तूफान थमा तो मुल्ला ने देखा कि अखरोट के पेड़ की वही मोटी डाल जो अखरोटों से लदी हुई थी, टूटकर सीधी उनकी छत पर और आंगन में आ गिरी थी। मुल्ला की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया मेरे मौला, आपने तो सीधा होम डिलीवरी कर दी। उन्होंने एक बड़ी सी बोरी उठाई और जल्दी जल्दी सारे अखरोट उसमें भरने लगे। बोरी लगभग पूरी भर चुकी थी। मुल्ला उसे उठाकर अंदर रखने ही वाले थे कि तभी कासिम सेठ की दहाड़ने की आवाज आई। चोर, पकड़ो, चोर, मेरा पेड़ लूट लिया। कासिम सेठ अपनी हवेली से दौड़ता हुआ आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने मुल्ला के हाथ में अखरोट से भरी बोरी देखी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुम हो वो चोर? मुल्ला, मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। आज रंगे हाथों पकड़े गए हो। मेरे ईरानी अखरोट चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, कासिम भाई, मैंने चोरी नहीं की। यह डाल खुद टूटकर मेरे आंगन में गिरी है। जो चीज मेरे घर में गिरे वो तो मेरी ही हुई न। कासिम सेठ गुस्से से कांप रहा था। बकवास बंद करो। पेड़ मेरा, डाल मेरी, तो अखरोट भी मेरे हुए। चलो सीधे सरपंच के पास। आज तुम्हारा इंसाफ वहीं होगा। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कासिम सेठ ने बोरी मुल्ला के हाथ से छीन ली और उसे घसीटते हुए पंचायत की तरफ ले चला। सब लोग फुसफुसा रहे थे, आज तो मुल्ला बुरी तरह फंसे हैं। सबूत सामने है,
अब कोई नहीं बचा सकता। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। सरपंच साहब एक गंभीर और समझदार व्यक्ति ऊंची जगह पर बैठे थे। उनके सामने एक तरफ गुस्से से भरा कासिम सेठ खड़ा था और दूसरी तरफ शांत और निश्चिंत मुल्ला नसीरुद्दीन। अखरोट से भरी बोरी सबूत के तौर पर बीच में रखी हुई थी। कासिम ने अपनी पूरी कहानी नमक मिर्च लगाकर सुनाई। उसने बताया कि कैसे मुल्ला ने रात के अंधेरे में उसकी कीमती डाल तोड़ी और सारे अखरोट चुरा लिए। सरपंच ने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पूरी भीड़ की नजरें मुल्ला पर थीं। सबको उम्मीद थी कि मुल्ला या तो माफी मांगेंगे या कोई बहाना बनाएंगे। लेकिन मुल्ला ने जो कहा उसने पूरी पंचायत को हिलाकर रख दिया। मुल्ला ने आगे बढ़कर उस बोरी को खोला और उसमें से एक अखरोट निकाला। उन्होंने उसे हाथ में घुमाते हुए कहा, सरपंच साहब और गांव वालों, मैं यह देखकर हैरान हूं कि कासिम सेठ जैसे समझदार आदमी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। कासिम चीखा, गलती? कौन सी गलती? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, गलती यह कि आप इन्हें अखरोट समझ रहे हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरपंच ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अखरोट नहीं है तो फिर यह क्या है मुल्ला? मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार झूठ बोला, सरपंच साहब, यह अखरोट नहीं है। यह गधे के अंडे हैं। जैसे ही यह वाक्य मुल्ला के मुंह से निकला, पंचायत में पहले तो एक गहरी खामोशी छाई और फिर हंसी का एक ऐसा फव्वारा फूटा कि कुछ लोग तो अपनी सीटों से ही गिर पड़े। लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे। गधे के अंडे? हाँ हाँ हाँ। मुल्ला पागल हो गया है। कासिम सेठ का चेहरा शर्म और गुस्से से बैंगनी हो गया था। सरपंच साहब, देखिए, यह मुझे और आप सबको बेवकूफ बना रहा है। यह साफ साफ झूठ बोल रहा है। सरपंच ने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका और अपनी आवाज में गंभीरता लाकर पूछा, मुल्ला, यह क्या मजाक है? साबित करो कि यह गधे के अंडे हैं। मुल्ला तो जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। जरूर सरपंच साहब, उन्होंने कहा, यह कोई मामूली अंडे नहीं हैं। यह बहुत ही नायाब होते हैं। जब इन अंडों को सही तरीके से सेया हैच जाता है तो इनमें से दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे तेज गधे के बच्चे निकलते हैं। मेरा खुद का यह गधा जो बाहर खड़ा है, वह भी ऐसे ही एक अंडे से निकला है। यह सुनकर भीड़ की हंसी और तेज हो गई। कासिम तिलमिला उठा। अच्छा, तो से कर दिखाओ एक अंडा। अभी इसी वक्त। निकालो इसमें से गधे का बच्चा। मुल्ला ने दुख जताते हुए सिर हिलाया। कासिम भाई, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। इन अंडों को सेने का एक खास तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सरपंच ने पूछा, जिनकी आंखों में अब उत्सुकता भी झलक रही थी। मुल्ला ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए समझाना शुरू किया। सरपंच साहब, इन अंडों को सेने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। पहली शर्त, मुल्ला ने अपनी एक उंगली उठाई, अंडे को पूरे 21 दिनों तक एक अंधेरे और गर्म कमरे में रखना होता है। ठीक है, सरपंच ने कहा। दूसरी शर्त? दूसरी शर्त, मुल्ला बोले, इन 21 दिनों तक अंडे पर किसी को बैठना पड़ता है ताकि उसे बराबर गर्माहट मिलती रहे, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है। यह सुनकर कुछ लोग फिर से हंस पड़े। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त? सरपंच ने पूछा। मुल्ला ने एक पल का नाटकीय विराम लिया और फिर बोले, तीसरी शर्त यह है कि अंडे पर बैठने वाला इंसान
गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ होना चाहिए। यह सुनते ही पंचायत में जैसे बम फट गया। हंसी का ऐसा तूफान आया कि सरपंच को अपनी पगड़ी संभालनी पड़ी। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई समझदार आदमी अंडे पर बैठेगा तो उसके दिमाग में चल रहे चालाक विचारों की गर्मी से अंडे के अंदर का गधा खराब हो सकता है। सिर्फ एक खाली दिमाग वाला, भोला भाला, परम मूर्ख व्यक्ति ही इसे सही सलामत से सकता है। अब सबकी नजरें एक दूसरे पर घूमने लगीं। गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन था? कासिम सेठ ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। सरपंच साहब, आप फैसला सुनाइए। यह बोरी मेरी है। मुल्ला ने तुरंत मौका पकड़ लिया। क्यों कासिम भाई, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या आप यह साबित नहीं करना चाहते कि मैं झूठा हूं? आपके लिए तो यह सुनहरा मौका है। आप खुद ही इस अंडे पर बैठ जाइए। कासिम चीखा, क्या मैं? और तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? मुल्ला ने कंधे उचकाए। मैंने तो नहीं कहा। मैं तो बस यह कह रहा हूं कि जो इंसान मुट्ठी भर अखरोटों के लिए, जिन्हें वह गधे के अंडे बता रहा है, पूरी पंचायत का समय बर्बाद कर सकता है, उससे बड़ा उम्मीदवार और कौन होगा? यह एक ऐसा तीर था जो सीधा निशाने पर लगा था। अब कासिम सेठ बुरी तरह फंस गया। अगर वह अंडे पर बैठने से मना करता तो इसका मतलब होता कि वह मान रहा है कि ये वाकई गधे के अंडे हैं और वह हार गया। और अगर वह बैठने के लिए तैयार हो जाता तो वह पूरी दुनिया के सामने खुद को गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ मानने पर मजबूर हो जाता। भीड़ भी अब मजे ले रही थी। हाँ हाँ, कासिम सेठ, बैठ जाओ। साबित कर दो कि मुल्ला झूठा है। अपने लालच और अहंकार में अंधे कासिम सेठ ने एक ऐसा फैसला किया जो इतिहास में लिखा जाना था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और चिल्लाकर कहा, मंजूर है। मैं बैठूंगा। मैं इस अंडे पर बैठूंगा और 21 दिन बाद जब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा तो मैं इस मुल्ला को इसी गांव के चौक पर उल्टा लटकाऊंगा। पंचायत ने फैसला सुना दिया। एक अंडा कासिम सेठ को दिया गया। उसे अपनी हवेली के एक अंधेरे कमरे में 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया ताकि वह उस गधे के अंडे को से सके। बाकी की बोरी मुल्ला के पास अमानत के तौर पर रख दी गई। अगले 21 दिन खासगंज गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी एक अंधेरे कमरे में एक अखरोट पर बैठा हुआ था। यह खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से यह चमत्कार देखने आते। बच्चे कासिम की हवेली की दीवारों पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करते और हंसते हंसते गिर पड़ते। कासिम के नौकर उसे दरवाजे के नीचे से खाना खिसकाते। कासिम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अंधेरे में बैठा बैठा बोर हो चुका था, उसकी कमर अकड़ गई थी और सबसे बढ़कर बाहर से आती हंसी की आवाजें उसे पागल किए दे रही थीं। आखिरकार 21वां दिन आया। पूरा गांव कासिम की हवेली के बाहर जमा था। आज फैसले का दिन था। सरपंच साहब और पंचायत के सदस्य भी वहां मौजूद थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपने गधे के साथ एक कोने में शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सरपंच के हुक्म पर कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर से जो कासिम सेठ बाहर निकला उसे पहचानना मुश्किल था। उसके बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े मैले थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वह किसी अमीर सेठ की जगह एक थका हुआ, हारा हुआ फकीर लग रहा था। उसके हाथ में वह अंडा यानी अखरोट था। उसने भीड़ के सामने वह अखरोट हवा में लहराया और अपनी पूरी ताकत से चीखा, देखो देखो सब लोग, 21 दिन हो गए।
इसमें से कुछ नहीं निकला। मैंने कहा था न, यह मुल्ला एक झूठा है, एक मक्कार है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। हाँ, बात तो सही है। अब मुल्ला का क्या होगा? कासिम अपनी जीत के अहंकार में मुल्ला की तरफ बढ़ा। अब बोलो मुल्ला, कहाँ है तुम्हारा गधे का बच्चा? मुल्ला ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी, नाटकीय आह भरी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसे अपने गधे की तरफ जोर से फेंका। पत्थर गधे को लगा और वह दर्द से जोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाता हुआ पास की झाड़ियों में भाग गया। मुल्ला ने यह देखा और अपना सिर पीटने लगे। वह जोर जोर से रोने लगे। हाय, मेरा बच्चा, मेरा नन्हा सा गधा, वह चिल्लाए। सब लोग हैरान थे। क्या हुआ मुल्ला? कौन सा बच्चा? मुल्ला ने कासिम की तरफ उंगली उठाकर रोते हुए कहा, अरे सरपंच साहब, इस जालिम आदमी ने मेरे बच्चे को डरा दिया। अंडा तो फूट गया था और उसमें से एक बहुत ही प्यारा छोटा सा गधे का बच्चा निकला था। लेकिन जैसे ही उसने इस कासिम का भयानक और गुस्से वाला चेहरा देखा, वह डर के मारे पास की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। हाय, मेरा बच्चा, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब लोगों को यह अविश्वसनीय, यह लाजवाब, यह शानदार झूठ समझ में आया, जो हंसी का भूचाल आया, उसने कासिम सेठ के घमंड के महल को जड़ से उखाड़ फेंका। लोग हंस रहे थे। वे जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा और इतना मजेदार झूठ कैसे बोल सकता है। मुल्ला की टाइमिंग, उसका ड्रामा, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि एक पल के लिए लोगों को वाकई लगने लगा था कि गधे का बच्चा डरकर भाग गया है। सरपंच साहब अपना चेहरा अपनी पगड़ी में छुपाकर हंस रहे थे। कासिम सेठ, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। वह भीड़ के सामने एक जिंदा मजाक बनकर खड़ा था। वह एक अखरोट को 21 दिन तक सेता रहा और अंत में उस पर बच्चा डराने का इल्जाम भी लग गया। उस दिन के बाद कासिम सेठ ने कभी किसी से अखरोट के बारे में बात नहीं की। और मुल्ला नसीरुद्दीन, सरपंच ने हंसते हंसते फैसला सुनाया कि जब तक भागा हुआ बच्चा मिल नहीं जाता, तब तक अखरोट की बोरी मुल्ला के पास ही रहेगी। मुल्ला ने वह बोरी उठाई, गांव के सारे बच्चों को अखरोट बांटे और अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था न, तुम अंडे से ही निकले हो। आज इन सबने मान भी लिया।